बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं शाहज़ेब टीवी। आज मैं आप लोगों को चंगेज़ ख़ान के बारे में बताऊंगा। तारीख़ इंसानी में जितने भी जंगजू, जर्नेल और हुक्मरान गुज़रे हैं, इनमें से चंगेज़ ख़ान का नाम चंद इब्तदाई नामों में शुरू होता है, जिन्होंने मुख्तसर वक्त में अपनी तलवारों के बलबूते पर दुनिया का नक्शा तक बदल डाला। चंगेज़ ख़ान को तारीख़ में खौफ, दहशत और बर्बरियत का एक बेयाना बाप जाना जाता था। वो एक मंगोल सरदार था जिसने 13 साल की उम्र में तलवार उठाई और 40 साल की उम्र में वो बादशाहों का बादशाह बन गया। चंगेज़ ख़ान 1162 ईस्वी दरियाए ओनान के इलाके में पैदा हुआ। इसका असल नाम तैमूजन था, जिसका मतलब है लोहे का काम करने वाला। सराय गोपी के शुमाल में दरियाए कोरोलीन और दरियाए ओनान की ज़रखेज़ वादियों में अनगिनत कबाइल आबाद थे, जिनमें से कुछ मंगोल आबाद। इन मंगोल कबीलों में यसुवई नाम के शख्स एक बच्चे की पैदाइश हुई, जिसका नाम तैमूजन रखा। तैमूजन की पैदाइश पर कबीले के चंद लोगों ने पेशन गोई की कि ये बड़ा होकर जुल्म व जाबिर और जंगजू हुक्मरान बनेगा। मंगोल कौमें वहशी किस्म की शिकारी कौम थीं। ये इलाका चौके बर्फ़ानी था, लिहाजा इन्हें बर्फ़बारी, सर्दी और भूख से बचाव के लिए खानों और खुराक की ज़रूरत होती थी। लिहाजा ये लोग छुपकर और घात लगाकर बारहसिंगा का शिकार किया करते थे और सर्दी से बचने के लिए जानवरों के गोश्त के साथ साथ इनकी आंतें तक खा लिया करते थे और इनका खून भी पी जाते थे। जिस वक्त तैमूजन पैदा हुआ, इनकी कौम सैकड़ों ख़ानदानों में तकसीम हो चुकी थी, हत्ता कि इनका अपना कबीला भी इनसे नाराज़ था। अभी तैमूजन छोटा ही था कि इसके बाप को उसके दुश्मनों ने जहर देकर हलाक कर दिया। ये वो लम्हा था जिसने तैमूजन से उसका बचपन भी छीन लिया और उसकी ज़िंदगी को एक नया मोड़ दे दिया। इस वक्त वो बिल्कुल तन्हा हो चुका था और अपनी माँ के ज़ेर साया दूसरे बहन भाइयों के हमरा वो परवान चढ़ता रहा। उसकी माँ अक्सर रातों को उसको अपने पास बिठाकर उसके बाब अजदाद की बहादुरी और जुर्रत के वाक़यात सुनाया करती थी, जिसका तैमूजन पर बहुत गहरा असर हुआ करता था। लिहाजा उसकी बदौलत वो बचपन ही से निडर बहादुर बन गया और वक्त गुज़रता गया और आखिरकार 1175 में उसको अपने कबीले का सरदार बनाया गया। मगर उसके अपने ही कबाइल के आपस में झगड़े शुरू हो गए। उसे तमाम कबाइल और हलकों को अपने ज़ेरे असर करने की भरपूर कोशिश की, क्योंकि उस वक्त मंगोलों पर कई कबाइल की हुकूमत थी। लिहाजा सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद निहायत समझदारी करते हुए सब कबाइली सरदारों को इकट्ठा किया और मिलकर दीगर इलाकों को फतह करने का मंसूबा किया, जिसे कबाइली सरदारों ने खूब सराहा और उसकी दानिशमंदी के कायल हो गए और उसे मुतफ़िका तौर पर अपना सरदार तस्लीम कर लिया। वो दरियाए ओनान के करीब मजलिस में उसे चंगेज़ ख़ान का खिताब भी दिया। चंगेज़ ख़ान ने अपनी मनसूबाबंदियों के बलबूते पर मंगोल सल्तनत को एक मजबूत रियासत के तौर पर मुतारफ़ करवाया। उसने मंगोल सल्तनत की फ़ौज की तमीर और ख़र्च की और दीगर अदारों को भी मजबूत किया। उसने फ़ौजी तंजीम के जो असूल मुतारफ़ करवाए, वो सदियों तक फ़ौजी माहिरों के लिए मशअल राह का काम देते रहे। उसने चीन को 2 मरतबा फ़तह किया। 1214 और 1218 में 2 चीनी रियासतों हिया और किन पर कब्ज़ा कर लिया। चंगेज़ ख़ान की हिकमत अमली और चीनी मनसूबाबंदी ने चीनियों की कमर तोड़ के रख दी। वो बेबस होकर रह गए। उसी दौरान चंगेज़ ख़ान की फ़ौज चीन की सरहद पर काफ़ी हद तक वाक़िफ़ हो चुकी थी। लिहाजा उसने आस पास के इन शहरों को फ़तह करने का इरादा किया, जिनके गिर्द किले और फसीलें बनी हुई थीं। उसने जंगी हरबे के तौर पर इस डर और खौफ को इस्तेमाल किया जो इस इलाके में फैल चुका था। उसने चीनी लश्करों पर अपनी दहशत फैलाने के लिए ऐलान किया कि जो मंगोलों के सिपाहियों से जंग करेगा, उसमें से किसी को भी ज़िंदा नहीं छोड़ा जाएगा और जो चंगेज़ ख़ान की इताअत करेगा उसे कुछ भी नहीं किया जाएगा। चंगेज़ ख़ान की ज़िंदगी का अहम वाक़या 1219 में पेश आया, जब उसके चंद सफ़ीर जो मुख्तलिफ़ ममालिक में भेजे गए थे, वो सब के सब कत्ल हो गए। चंगेज़ ख़ान ने इस वाक़े को आलमी सतह पर उभारा और उस दिन वो दुनिया को फ़तह करने के इरादे से खड़ा हुआ। इसी साल उसने शुमाली चीन और अफ़गान सरहद के कई और इलाके फ़तह किए। उसके अलावा वो बुखारा, समरकंद, शाहपुर, हरात, तुर्कस्तान, अज़रबैजान, तब्रीज़ और ख़ुरासान पर हमला करके इसे फ़तह कर लिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। उसकी फ़ौजों ने जनूबी रूस और शुमाली हिंद पर यलगार की और 6500 किलोमीटर रकबे का मालिक बन गया।
اس کی سلطنت شمالی چین سے جارجیا تک پھیلی ہوئی تھی اور اس نے اتنی بڑی سلطنت کے حصول کے لیے 84 لاکھ لوگ قتل کروا دیے تھے۔ اسے تاریخ کا شفاق ترین حکمران بھی سمجھا جاتا ہے۔ مگر یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ سب ممکن کیسے ہوا؟ چنگیز خان نے آخر آدھی دنیا کو کیسے فتح کیا؟ دوستوں، یہ بہت دلچسپ حقیقت ہے۔ در حقیقت بچپن سے ہی ذہانت اور بہادری کی وجہ سے مشہور ہونے والے چنگیز خان نے جنگی حکمت عملی کے لیے 2 فارمولے اپنائے تھے۔ پہلا فارمولہ اس کی رفتار تھی۔ اس کے لشکر کی رفتار بہت زیادہ تیز تھی۔ وہ 1 ہفتے میں وہاں پہنچ جاتا تھا جہاں پہنچنے میں دوسری قوموں کو 1 مہینہ لگ جاتا تھا۔ اس مقصد کے لیے اس نے پیدل دستے ختم کر کے اپنا سارا لشکر گھوڑوں پر منتقل کر دیا تھا۔ اس کے ہر سپاہی کے پاس 3 گھوڑے موجود ہوتے تھے۔ دوران سفر جب کسی سپاہی کا گھوڑا تھک جاتا تھا تو وہ اس گھوڑے کو ذبح کر دیتا تھا اور اس کا خون دوسرے گھوڑوں کو پلا دیا جاتا تھا اور گوشت کاٹ کر اپنے پاس رکھ لیتے اور یوں دوسرے گھوڑے پر سوار ہو جاتا۔ لہذا چنگیز خان کا لشکر بغیر رکے آگے بڑھتا چلا جاتا تھا۔ دوسرا فارمولہ اس کی تکنیک تھا، کیونکہ منگولی فوج کے لوگ یا تتاری لوگ تاریخ کے وہ پہلے لوگ تھے جو گھوڑوں پر بیٹھ کر تیر چلا سکتے تھے۔ اس سے پہلے دنیا اس تکنیک سے واقف نہیں تھی اور اس سے پہلے جسمانی قوت کو جنگوں میں رفتار اور تکنیک سے زیادہ اہمیت دی جاتی تھی۔ چنگیز خان کا لشکر بہت ہی ظالم اور شفاق تھا۔ جب بھی کسی شہر یا علاقے کو یہ لوگ فتح کرتے تو جنگ کے دوران ہلاک ہونے والے لوگوں کی کھوپڑیوں سے مینار بنایا کرتے تھے۔ جنگ کے دوران تمام لوگوں، بوڑھوں، بچوں، حتیٰ کہ تمام جانوروں کو قتل کر دیتے تھے اور خوب لوٹ مار کیا کرتے تھے۔ چنگیز خان 18 اگست 1227 کو ایک جنگ کے دوران مارا گیا تھا، جس کے بعد اس کے بیٹوں نے اسے اس کے غلاموں، بیویوں اور گھوڑوں کو ذبح کر کے اس کے خزانوں کے ساتھ کسی نامعلوم جگہ پر دفن کر دیا تھا۔ یوں چنگیز خان کی قبر 800 سال تک دنیا کی نظروں سے اوجھل رہی، مگر اکتوبر 2004 کو چنگیز خان کا مقبرہ دریافت ہوا اور دنیا کو پہلی بار اس کی مال و دولت اور شان و شوکت کا اندازہ ہوا۔ چنگیز خان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ مسلمانوں پر بھیجا ہوا اللہ کی طرف سے ایک عذاب تھا۔ چنگیز خان اکثر کہا کرتا تھا، میں نے زندگی میں ہر دشمن کو شکست دی ہے مگر میں اپنی تقدیر کو فتح نہ کر سکا۔ یہی دنیا کے اندر انسان کی حقیقت ہے۔ انسان سب سے لڑ سکتا ہے، ظلم و ستم کی داستان رقم کر سکتا ہے، مگر آخر میں اپنے انجام کو ضرور پہنچنا ہے۔ انسان اپنی تقدیر کو اور موت کو کبھی بھی شکست نہیں دے سکتا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں۔